नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। बड़ी खबर के साथ अब बुलेटिन की कर रहे हैं शुरुआत, जहां पटना के सनातन महाकुंभ में बोले बाबा बागेश्वर, भारत हिंदू राष्ट्र तो बिहार पहला राज्य। हमारा सपना भगवाए हिंद, कुछ लोग गजवाए हिंद चाहते हैं। बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। और सनातन महाकुंभ में जगत गुरु रामभद्राचार्य भी थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए संघर्ष करने वालों को बिहार की सत्ता, जो सनातन को काटेगा वो खुद कट जाएगा, ये कहा रामभद्राचार्य ने। छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे, ये कहा रामभद्राचार्य ने। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो कुछ हो भले कोई मुझे कुछ कहे, पर जब तक सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान में नहीं आएंगे। आज सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। देखिए एक बात, जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। अब एक तो नहीं है, एक हो जाए। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। आज क्या नहीं हो रहा है, इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है, शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी
बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा, सुनिए। ये देश हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। और ये देश का नाम ही भारत का हिंदुस्तान है। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उधर आज मुहर्रम का ताजिया जुलूस लालू राबड़ी आवास पहुंचा। इस दौरान राबड़ी देवी ने अपनी बेटी चंदा के साथ ताजिए की पूजा की तो लालू यादव के सामने जुलूस में शामिल लोगों ने अपनी कला का जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि हर साल ताजिया जुलूस लालू यादव के आवास पर पहुंचता है और राबड़ी देवी ताजिए की पूजा करती है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार की सक्रिय राजनीति में आ रहा हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हम सुशासन की सरकार के साथ, लेकिन हत्याओं का विरोध। जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर, अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की जांच अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए और जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आशंका, जो सोचती हैं कि उनका वोटर के साथ भेदभाव होगा, इस समय जब बाढ़ होगी और अचानक चुनाव सामने आ गया, कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढेगा? आप 20-25 दिन के अंदर 8 करोड़ वोटरों को आप नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। आप कल्पना करिए कि एक महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर्स को नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 1 साल पहले क्यों नहीं की गई, 6 महीना पहले क्यों नहीं की गई, आज ही क्यों की जा रही जब चुनाव बिल्कुल सामने है? तो इसमें कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संगठन में बदलाव करने से बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी खत्म नहीं होगी। पीडीए की मजबूती की वजह से ही बीजेपी को यूपी में पार्टी अध्यक्ष बनाने को लेकर माथापच्ची करनी पड़ी। जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो सपने दिखाए थे, जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सपना दिखाया था, इलाज को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि इलाज सस्ता होगा, दवाइयाँ सस्ती होंगी, नौकरी रोजगार मिलेगा, शिक्षा में बेहतर होगा, शिक्षा सस्ती होगी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। तो संगठन के बदल जाने से जनता की नाराज़गी कम नहीं होगी और पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम ये है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष कौन बने। सुनने में आया कि कई कंपनियां हायर की गई हैं जो विलेज स्तर पे सर्वे कर के और जगह जगह लोगों से जानकारी हासिल कर के जो सर्वे की टीमें वो उन्हें जानकारी देती हैं। तो केवल अध्यक्ष बनाना नहीं है, वहाँ ओसीएम और डीसीएम को भी बदलने का मामला चल रहा है।
यूपी सरकार के खाद्य विभाग ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए पहचान विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। कांवड़ यात्रा मार्ग के होटल और दुकानों पर इसे लगाया जाने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। होटल के बाहर ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र लगा है, जिसमें QR कोड भी है। उसे स्कैन करते ही आपको होटल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि होटल किसका है। होटल के लाइसेंस नंबर से लेकर होटल की पूरी पहचान हो जाएगी। ग्राहकों को संतुष्ट करने का ये नया तरीका यूपी के खाद्य विभाग ने अपनाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवर मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट विवाद के बाद ये नया तरीका अपनाया गया है। जो सरकार कर रही है ठीक ही कर रही है और सभी के हित में ही है। अगर सोचने वाली बात देखी जाए तो सभी के हित में के लिए यही है भी कोई ऐसी वो बात नहीं है। कोई भी कस्टमर कहीं का भी बाहर के होते हैं सभी ज़्यादातर, तो पहचान करने में होटल मालिक की या जैसे नेम प्लेट का चल रहा था उसमें तुरंत स्कैन करोगे तो सब कुछ पता लगेगा। ये इस तरह का पहली बार लगा है या पहले भी लगा है? फर्स्ट टाइम। तो ये हमारे सामने तो फर्स्ट टाइम ही लगा है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 कांवर मार्ग पर अब खाद्य पदार्थ की दुकानों, होटल और ढाबों पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र लगाया जाने लगा है। इसमें टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिस पर ग्राहक संतुष्ट न होने पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इस प्रपत्र के जरिए सरकार ने दुकानदार के नाम और पहचान वाले विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। और समर में मुहर्रम के मौके पर 343 ताजिए निकाले जा रहे हैं और इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इस बारे में TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने जिले के SP कृष्ण बिश्नोई से भी की बात। सभी ताजियों को सुरक्षित तरीके से करबला तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कई राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक वो की गई थी, जिसमें जनपद के जितने भी कारी हैं, काजी हैं और उलेमा हैं, उन सभी लोगों द्वारा पार्टिसिपेट भी किया गया था। उस मीटिंग में सभी को इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि सभी के साथ में एक पुलिसकर्मी नोडल के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, जिसका काम ताजिए की हाइट को वेरीफाई करना। उसके साथ साथ ग्राउंड पे जो रूट है वो पारंपरिक रूट ही हो, वो ना बदला जाए, इसको इंश्योर करने के लिए बताया गया था। उसके साथ साथ एक वॉलंटियर्स की लिस्ट भी उनके द्वारा दी गई थी, जिनको पुलिस के द्वारा ID कार्ड भी दिए गए हैं। जितने भी जुलूस हैं उनको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा, उसके लिए एडेक्वेट फोर्स है वो उनको प्रोवाइड की गई है। 3 कंपनी PSC और 1 कंपनी RRF है, वो जनपद संभल में महत्वपूर्ण चौराहों पे और महत्वपूर्ण जुलूसों के साथ में डिप्लॉय की गई हैं। कोई नियम तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का कृत्य करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 900 से ज़्यादा लोगों को 168 BNSS का नोटिस भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। एक पुल भी बह गया है। तबाही की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह क्षेत्र की है, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से इलाके में काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया, जिसमें सड़क पर बना लोहे का पुल पानी के बहाव में बह गया। बादल फटने के कारण आए फ्लैश फ्लड में मलबा और चट्टानें इतनी तेजी से आई कि वे अपने साथ पुल को भी बहा ले गईं। बादल फटने के बाद सड़क भी टूट गई। सड़क टूटने की वजह से आवाजाही पर काफी असर पड़ रहा है। बादल फटने की वजह से चुराह उपमंडल के कई गांवों में भारी मात्रा में पानी और मलबा घुस गया। इससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और सड़कें अवरुद्ध होने से आवागमन बाधित हुआ है और बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। बता दें, बादल फटने की घटना से 4 पंचायतें का संपर्क सड़क मार्ग से कट गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों के करीब न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। और हिमाचल की चौहार घाटी के कौरतंग गांव में बादल फटने से तबाही मची। खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार बादल फटने की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मंडी और चंबा जिले से भारी तबाही की खबर सामने आई है। ये तस्वीर मंडी जिले के पधर उपमंडल की चौहार घाटी की है, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चौहार घाटी के कोरतंग गांव में बीती रात करीब 12 बजे नाले में तेज सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से गांव के पास बना एक वाहन योग्य पुल और 3 पैदल पुल पानी में बह गए। लोगों का कहना है कि नाले के किनारे बसे ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन, खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी और मलबे में समा गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गांव पर गंभीर खतरा बना हुआ है। बादल फटने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है नाले का तेज बहाव और कटाव लगातार गांव की जमीन और मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है।
और हिमाचल के मंडी में थुनाग इलाके में कुदरत ने तबाही मचाई है। कई घर, स्कूल, कॉलेज और दुकानें बाढ़ से तबाह हो गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी ने कुदरत का कहर बरपाया है। नदी नालों के उफान पर आने से कई घर, सड़कें और पुल बह गए। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड के बाद ये पूरा इलाका तबाह हो गया। ये मंडी का थुनाग इलाका है जहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों के आशियाने मिट्टी में मिल गए। सारा कारोबार चौपट हो गया। टूटे घरों और मलबे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का मंजर कैसा होगा। जब इस गांव में सैलाब आया तो लोग काफी डरे हुए थे। लोग अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। इस भयानक मंजर को याद कर अभी भी लोग सिहर जाते हैं। बहुत भयानक से रूप से ये जो नाला था ये डाइवर्ट हो गया इस तरफ से, जिसमें जो हमारा एक इंडस्ट्री थी, फर्नीचर इंडस्ट्री, वो भी ध्वस्त हो चुकी है। लोगों का कहना है कि हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए। तबाही का मंजर देखकर काफी डरे हुए थे। जो मतलब वाटर लेवल वो धीरे धीरे बढ़ रहा जैसे ही मतलब पूरी रात हम लोग कोई नहीं सोए। मतलब ऐसा नहीं हम बोल सकते कि बस हमारी फैमिली, बाकी मतलब यहाँ सराउंडिंग के जो जितने भी लोग जिनको भी हम देख पा रहे थे वो यहाँ पे कोई भी पूरी रात सोया नहीं। और हिमाचल में भारी तबाही के बाद सांसद कंगना रनौत मंडी पहुंची। कंगना ने प्रभावित लोगों से बात की, मदद का भरोसा भी दिया। कंगना के साथ जयराम ठाकुर भी थे। हिमाचल के मंडी में भारी तबाही मची हुई है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इलाके में राहत और बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है। काफी दिनों से ट्रोल हो रही बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी हिमाचल के मंडी पहुंची। कंगना ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से बात की। कंगना ने कहा कि प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार को यहाँ के हालात के बारे में जानकारी देंगे और भी फंड की बात करेंगे। केंद्र सरकार है, उन्होंने इमीडिएटली चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेके इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीजें आवंटित करना। मैं कहूँगी कि मैं यहाँ के बड़ा दिल दुखा है कि लोगों को इतना ज्यादा जो है लोगों को त्रासदी हुई है, उनका इतना नुकसान हो गया है। तो अब कोई हम लोग किसी पे छींटे फेंकने की बात यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो फंड देंगे वो उसका ब्यौरा भी लेंगे। कंगना के साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी थे। और मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में बेलकुंड नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ते ही उमरिया क्षेत्र में बने इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उसके बाद भी लोग पुल पर चल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नदी में तेज बहाव है, उसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये लोग खुद हादसे को न्योता दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई लड़के पानी में छलांग लगा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। पुलिस बार बार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस की चेतावनी के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। कटनी जिले में लगातार बारिश के कारण बेलकुंड, मोरी, हिरन और सुआ नदियों में उफान है। पान उमरिया क्षेत्र में बेलकुंड नदी का जलस्तर बढ़ने से गर्रा घाट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे उमरिया पान से ढीमर खेड़ा, सिलौंडी, खमतरा सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके अलावा डीमर खेड़ा का रामपुर बरेली से कोठी मार्ग भी बंद हो गया है। बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई गाँवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और एमपी के दतिया में सिंध नदी उफान पर है। पानी के तेज बहाव की वजह से इस सेबड़ा का छोटा पुल टूट गया है। आसपास के गांवों पर भी खतरा बढ़ गया है। ये मध्य प्रदेश की दतिया की तस्वीर है, जहां सिंध नदी काफी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। सिंध नदी में उफान आने से सेबड़ा का छोटा पुल पानी में डूब गया है, जिससे 30 गांव का संपर्क कट गया है। पुल डूबने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। सेबड़ा का भिंड और ग्वालियर से संपर्क टूट गया है। अंचल में लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह सिंध नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने सिंध नदी पर बैरिकेडिंग कर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और हर स्थिति पर नजर रखी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो पुल के दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। पुल बहने से फिलहाल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार करने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है। उन्हें सामान लाने में काफी दिक्कत हो रही है। अब जब नदी का पानी उतरेगा तभी पुल से आवागमन की बहाली हो सकेगी। लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि पुल के ऊपर आवाजाही शुरू हो सके।
महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश उफान पर है। गोदावरी नदी, मंदिरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। ये तस्वीरें नासिक की हैं, जहां कई फीट तक पानी बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी बारिश के कारण तबाही मची है। बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है नासिक के गोदावरी के किनारे बने ये सभी मंदिर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मंदिर की छत तक पानी है। पानी में कमर तक हनुमान जी की मूर्ति डूबी है। इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जलस्तर कितना है। कई जगहों पर 5 फीट से भी ज्यादा पानी भर गया है। पानी का बहाव भी काफी तेज है। यहाँ बढ़ते जलस्तर से कई इमारतों में भी पानी घुस गया है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कालाराम मंदिर, मुक्तिधाम मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर शामिल है। ये मंदिर नासिक के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का हिस्सा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन और स्थानीय पुलिस अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और महेशमती घाट के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें एमपी के मंडला की हैं। तस्वीरें जितनी अलौकिक और रोमांचकारी दिख रही हैं, उतनी ही भयानक और हाहाकारी हैं। ये नर्मदा नदी है जो बरसात के बाद रौद्र रूप में दिख रही है। पानी का प्रवाह कितना तेज है आप देख सकते हैं। कुछ पेड़ और ऊंची जगहें भी केवल दिख रही हैं। सब कुछ पानी में समाया हुआ है। ये तस्वीरें मंडल के माहिष्मती घाट की हैं, जहां नर्मदा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मंडला और ढिंडोरी में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जलस्तर काफी बढ़ गया। अब देखिए दूसरी तस्वीर, जो पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा की है। ये एरियल तस्वीरें भी आपको रोमांचित कर सकती हैं। गाड़ियां आ जा रही हैं। नीचे नर्मदा नदी अपने वेग से बह रही है। बताया जाता है कि जलस्तर बढ़ने के बाद बरगी बांध पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद उसके गेट भी खोले जाएंगे। उसके बाद जलस्तर और बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में निचले इलाकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच मंडल में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नर्मदा नदी के खतरे के लेवल के ऊपर बहने से प्रशासन सतर्क पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। और जबलपुर में लगातार बारिश के बाद बरगी डैम को खोल दिया गया है। पानी छोड़ने के बाद आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट को खोल दिया गया है। बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में भारी बारिश से बांध लबालब हो गया। डैम के गेट खोले जाने को लेकर जिला प्रशासन और बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मंडला और डिंडौरी जिलों में हो रही तेज बारिश के चलते इन दिनों नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बरगी बांध में पानी की आवक भी तेजी से हो रही है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रबंधन ने पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। बरगी डैम के 9 गेटों से 52,195 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर 4 से 5 फीट तक बढ़ सकता है। इस वजह से जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जैसे जिलों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और कई इलाके पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। ये बारिश और बाढ़ की तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घर के आगे 3 फीट से भी ज्यादा पानी है। कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। ये पूरा इलाका जलमग्न है। घर के बाहर रखे कार और बाइक सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल घरों से पानी निकालने का रास्ता नहीं है। लोग प्रशासन की मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जेसीबी के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द ही हालात पर काबू कर लिया जाएगा। जो रोड का निर्माण हुआ है उसके कारण से यदि कहीं पे भी जो जल भराव की आई है तो तत्काल हमने उसको तोड़ करके और जल निकासी करवाई है। इसके अलावा आज निरीक्षण किया जा रहा है सीएमओ के साथ में, नगरपालिका अध्यक्ष और इन सब लोगों के साथ में। जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ बैठ करके हम लोग ये उसका निरीक्षण करके और काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ श्योपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक पुलिया धंसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को कई किलोमीटर तक घूम कर जाना पड़ रहा है।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की है, जहां स्टेट हाईवे 22 पर बंदेसूर और बटेसरा के बीच एक पुलिया धंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये पुलिया धंसी है। इस घटना के बाद कारेली और गाडरबारा के बीच का संपर्क टूट गया है। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क दूसरे गाँव और मुख्यालय से टूट गया है। पुलिया टूटने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को 5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। तो हमारा गाड़ी गिरने वाला थी, हम बहुत परेशानी है। 3 दिन मान के चलो 3 घंटा हो गया था रोका है, तो बहुत परेशानी हो रही, जाने की बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम कहाँ से जाऊँ, कैसा क्या करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है। से क्या गांव वालों को भी अगर निकलना है तो 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे यहाँ से, या किसी को कहीं जाना है, अब हॉस्पिटल के लिए जाना है तो आप 5 किलोमीटर यहाँ से घूम के जाएंगे गाँव में से, फिर वहाँ से निकलेंगे। लगभग 50 साल पुरानी पुलिया है, इसमें कभी मतलब ये नहीं हुआ है कि इसको सुधारा है या किसी कुछ कारण से जो भी हुआ हो। गड्ढे हैं, बहुत सी चीजें हैं। मौसम विभाग के अनुसार नरसिंहपुर में 10 इंच से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर में बारिश से क्या हालात हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश के बाद भारी तबाही मची है। ये भगवतगढ़ कस्बे की तस्वीर है। यहाँ पर तेज बारिश के कारण छोटा तालाब टूट गया। तालाब टूटने की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ, खेतों में पानी भर गया। आसपास बने कई मकानों में भी पानी घुस गया है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। यहाँ मौजूद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सवाई माधोपुर में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में हुई मूसलाधार बारिश के चलते इटावा के बालाजी धार्मिक स्थल जाने वाले श्रद्धालुओं की शामत आ गई। सैकड़ों की तादाद में लोग इटावा के बालाजी दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन बारिश के बाद लोग पानी में बुरी तरह से फंस गए। बालाजी मंदिर 4-4 फीट पानी में डूबा हुआ नजर आया। वहीं तेज बारिश के बाद आदलवाड़ा गांव में मौजूद सरकारी विद्यालय में लगभग 4 फीट पानी भर गया। विद्यालय के लगभग सभी कमरों में पानी भर गया। कंप्यूटर रूम में भी पानी घुस गया। और कोटा के नांता क्षेत्र में एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में स्टंट करते हुए एक 35 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में मातम है। कोटा के इस युवक के लिए स्विमिंग पूल में स्टंट करना जिंदगी पर भारी पड़ गया। मौत की ऐसी छलांग लगाई कि स्विमिंग पूल में ही सांसें अटक गई। दोस्त ये सोचकर वीडियो बना रहे थे कि स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर जल्द ही सही सलामत उनका दोस्त वापस निकल आएगा, लेकिन छलांग लगाने के बाद युवक लगभग 10 सेकंड तक पानी में रहा। कुछ देर के बाद वो पानी में उल्टा ऊपर की ओर आया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। दोस्तों ने तुरंत पानी से बाहर निकाला और उसको अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि साइलेंट अटैक आया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। युवक का नाम मुबारक है। मुबारक 20-22 दोस्तों के साथ पूल पार्टी कर रहा था। उस दौरान यह हादसा हो गया। मुबारक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वो फर्नीचर का काम करता था। उसके परिवार में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 3 छोटे बच्चे। दुखद बात यह है कि 4 साल पहले उसके बड़े भाई की भी मौत हो गई थी, जिससे ये घटना परिवार के लिए एक और बड़ा आघात है। और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायर होने के बाद भी अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया। बंगला खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अभी तक सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। अब इस सरकारी बंगले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बंगला खाली कराने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने भारत सरकार को पत्र लिखकर कृष्ण मेनन मार्ग के पास मौजूद बंगला नंबर 5, जो मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक निवास है, उसे तत्काल खाली कराने की मांग की है। ये बंगला वर्तमान में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ के पास है। उन्होंने रिटायर होने के बाद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बंगला खाली नहीं किया है। पूर्व सीजीआई कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जो वैकल्पिक आवास दिया गया था वो जर्जर स्थिति में था। उसमें बड़े मरम्मत कार्य की जरूरत थी और वो व्हीलचेयर अनुकूल भी नहीं था। यही कारण है कि पूर्व चीफ जस्टिस ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन चाहता है कि ये बंगला न्यायालय की हाउसिंग पूल में वापस आए, ताकि इसे वर्तमान या भविष्य के मुख्य न्यायाधीश को आवंटित किया जा सके। और यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यूपी एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है।
बलरामपुर के रहने वाले धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जलालुद्दीन लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता था। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स था। जलालुद्दीन का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। जलालुद्दीन खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था। जमालुद्दीन पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। जलालुद्दीन बलरामपुर के उटरौला कस्बे में लंबे समय से धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। इस नेटवर्क के लिए कथित तौर पर विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग मिली है, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के काम में किया जा रहा था। आरोप है कि जलालुद्दीन गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब, असहाय मजदूर और कमजोर वर्ग के लोगों पैसे का प्रलोभन देकर आर्थिक मदद करके लोगों को डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराता था। फिलहाल पुलिस अब जलालुद्दीन से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। और राजस्थान के दौसा में कॉलेज परिसर में बनी मजार को तोड़ दिया गया। कहा यह जा रहा है कि 15 साल पुरानी मजार के जरिए जमीन पर कब्जे की कोशिश चल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने मजार को हटा दिया। बुलडोजर चलाने की ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि ये बुलडोजर एक मजार पर चलाया जा रहा है। मजार को पूरी तरह से हटा दिया गया है। बताया जाता है कि 15 साल पहले राजेश पायलट कॉलेज लाल सॉट में ये मजार बनाई गई थी। मजार के पास ही पड़ोस में रहने वाले पप्पू खान नाम के शख्स ने मवेशियों को बांध रखा था और चारा रखने की जगह भी बना रखी थी। हालांकि पप्पू खान ने कहा मजार किसने बनाई उन्हें नहीं पता, इसे हटाया गया है। इस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं है। 15 साल से भाई मुझको आइडिया पढ़चू में या 13 या 14 साल के बीच में से नहीं, मैंने नहीं बनाया। कोई जात भी बना गया था, शिव पूजा में करेगा। मैंने कोई रोक कौन लगाई, इसको तोड़ दिया। मैंने कोई आगे कौन आया, कोई दिक्कत को ना पड़ा। बताया जाता है कि कॉलेज प्रशासन इस मजार को लेकर अब तक आंखें मूंदे था। कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल सुभाष पहाड़िया भी पिछले करीब 2 साल से कॉलेज में कार्यरत हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रिंसिपल ने मजार को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि कैमरे के पीछे कहा कि ये जमीन कब्जे का मामला हो सकता है। प्रशासन ने इसे हटाकर बेहतर किया है। और रील के चक्कर में युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसा ही एक वीडियो पंजाब के चंडीगढ़ से सामने आया है। रील के चक्कर में बेचारा स्टंट कर रहा था, संतुलन बिगड़ा और पत्थर से सिर जा टकराया, लड़खड़ाया और जैसे तैसे जाकर पानी में गिरा। कह सकते हैं होश ठिकाने आ गए 4 सेकंड में, लेकिन वीडियो तो वीडियो ठहरा। साहब ने अपनी रील ऐसे ही सोशल मीडिया पर डाल दी। स्टंट कितना खतरनाक था, वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए जब ये शख्स लड़खड़ाता है, उस समय इसके सिर और गर्दन पत्थरों के बीच मुड़ जाते हैं। कुछ भी हो सकता था। पत्थरों की रगड़ की वजह से उसे काफी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि नीचे पानी था। ये वीडियो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का बताया जाता है, जहां बिना किसी सेफ्टी मेजर के सुखना लेक के किनारे युवक ने ये स्टंट किया। रील के चक्कर में युवक ने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। देखिए जैसे ही ये युवक अचानक पानी में गिरता है, उसके बाद कुछ लोग मुड़कर देखते हैं, लेकिन अपनी चोट को छिपाते हुए युवक पानी से बाहर निकलता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। वायरल वीडियो को लेकर लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। और यूपी के झांसी के कुमरिया गांव में एक बहू पर सास की हत्या करवाने के आरोप लगे। हत्या के बाद आरोपी घर से लाखों रुपए का सामान भी लूट कर ले गए, जिसे पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जब्त किया। ये तस्वीर है पूजा जाटव की, जिस पर अपनी ही सास की हत्या करवाने का आरोप है। पूजा अपने दूसरे पति कल्याण की मौत के बाद उसके बड़े भाई संतोष के साथ लिव इन में ही घर में रह रही थी। पूजा को उस परिवार की जमीन और जेवरात नहीं मिले। इसके बाद पूजा जाटव ने ऐसा सनसनीखेज प्लान बनाया। मैडम के साले के द्वारा भेजे गए लड़के थे। अच्छा, वो लड़के थे। माता जी के हाथ पैर बांध के और उनको फांसी लगा दी गई है। फांसी लगा दी जी, उनको जहर का इंजेक्शन भी लगाया गया। बताया जाता है कि 29 साल की पूजा ने सास की हत्या करवाने के लिए अपनी छोटी बहन और उसके दोस्त अनिल वर्मा को भी शामिल किया था, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और करीब 8 लाख के जेवरात जब्त किए। इनके पति के द्वारा तहरीर प्राप्त किया गया, जिसमें इनके द्वारा 2 लोगों को नामित किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूजा के बारे में यह भी बताया जाता है कि उसने अपने पहले पति से झगड़े उस पर गोलियां चलवा दी थी। उसके बाद मृतका के दूसरे बेटे कल्याण से शादी की थी। कल्याण की 2019 में एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद वो कल्याण के बड़े भाई के साथ बगैर शादी के लिव इन में रह रही थी। और गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। बिहार पुलिस ने अब तक 5 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके अलावा पुलिस कुछ पुराने किरदारों से भी पूछताछ करने में जुटी है।
पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए किरदार और पुराने अपराधियों की भूमिका सामने आ रही है। घटना को बीते 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। शनिवार को मोबाइल डेटा के आधार पर पटना पुलिस ने बेउर जेल में छापेमारी की और इस दौरान कई कुख्यात अपराधियों से पूछताछ हुई है। जेल से कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर बरामद किए गए हैं। इनके आधार पर पुलिस को कुख्यात अपराधी अजय वर्मा के इस हत्याकांड से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस ने अजय वर्मा से करीब 20 मिनट तक पूछताछ की है। अजय वर्मा पर जमीन विवाद, रंगदारी और हत्या जैसे गंभीर आरोप पहले से ही दर्ज है। एसटीएफ ने उसे 10 दिन पहले गिरफ्तार किया था और वो इस समय बेउर जेल में बंद है। वहीं खेमका हत्याकांड में राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा। बिहार में अपराध नया नॉर्मल बन चुका है। और दिल्ली के मंडावली इलाके में एक नाबालिग का मर्डर कर दिया गया। सामने होते मर्डर को कुछ लोग तमाशबीन बने देखते रहे, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं आरोपी अब तक फरार है। दिल्ली के मंडावली इलाके में हुए नाबालिग के मर्डर की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि गली से इमरान नाम का ये शख्स गुजर रहा होता है। तेज कदमों से ये शख्स उसका पीछा कर रहा होता है। गली में एक ठेला वाला भी नजर आता है, जो कि उनकी चाल से डर जाता है। इस बीच महज कुछ ही सेकंड में फिर सीसीटीवी में आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज इमरान की है, जो मर्डर के दौरान रहम की भीख मांग रहा है। बताया जा रहा है कि उस पर तब तक वार किया गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। ठेले वाले के साथ ये महिला और ये शख्स भी देखिए वारदात को देखते हैं, लेकिन कोई इमरान को बचाने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाता। हत्या के बाद दोनों आरोपी दौड़कर भाग निकलते हैं। उनके भागने का वीडियो भी सोशल मीडिया में रिकॉर्ड है। हत्या की वारदात शनिवार की रात की है। बताया जाता है कि आपसी झगड़े में इमरान का मर्डर कर दिया गया। इमरान 16 साल का है। इमरान की मौत के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। बच्चे की मौत पर लोग गमगीन हैं। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पास के लाल बहादुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी के आधार पर हत्या के दोनों आरोपियों की तलाश हो रही है। और बिहार के दरभंगा में एक युवक को एक लड़की से प्यार करना भारी पड़ गया। लोगों ने युवक का सिर मुंडाकर मुंह पर काली पोत डाली। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। इस युवक के सिर मुंडे जा रहे हैं। कई लोगों ने इसे घेर रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो बिहार के दरभंगा का है। बाल काटने के बाद देखिए इसके मुंह पर कालिख पोती गई। मोबाइल से फोटो खींची गई, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बताया जाता है कि इस युवक को एक लड़की से प्यार करने की लोगों ने सजा दी। युवक हाईघाट थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव का रहने वाला है, जिसके पास के गांव की एक लड़की से प्रेम था। इसने लड़की के साथ घर छोड़ने का प्लान भी बना लिया। 1 जुलाई को दोनों भाग निकलने, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई। इस बीच 2 दिन बाद दोनों साथ रहने के बाद अचानक घर वापस आ गए। लड़की के घर वालों को दोनों के बीच प्रेम संबंध की भनक लगी, जिसके बाद युवक पकड़ा और सिर मुड़ने के बाद मुंह पर कालिख पोत डाली। युवक ने स्वीकार किया कि वो लड़की से 2 साल से प्यार करता था। दोनों अलग अलग समुदाय से संबंध रखते हैं। सिर मुड़ने और कालिख पोतने के आरोप में लड़की के बड़े भाई को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लड़की और लड़के को पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। दोनों बालिग हैं। कानूनी कार्रवाई जारी है। खबर बिहार के गया से है, जहां एक टीचर पर हमला किया गया। होमवर्क ना करने पर डांटने से नाराज परिजनों ने शिक्षक के साथ मारपीट की। पूरा मामला इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें बिहार के गया की है, जहां पर होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने छात्र को डांटा तो अभिभावक गुस्से से लाल हो गए और गुंडागर्दी पर उतर आए। लाठी डंडे लेकर स्कूल पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि हाथ में लाठी लिए अभिभावक यहां मौजूद शिक्षकों को दौड़ा रहे हैं, हमला कर रहे हैं। शिक्षक अपने आप को बचाने में जुटे हैं, लेकिन अभिभावक पिटाई करने पर उतारू हैं। ये लोग छात्र को डांटने वाले शिक्षक राकेश रंजन श्रीवास्तव पर कई बार हमले किए। हमले में शिक्षक राकेश रंजन श्रीवास्तव गंभीर तौर पर घायल हो गए। वहीं बीच बचाव करने आए अन्य शिक्षकों को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक राकेश रंजन श्रीवास्तव ने केवल होमवर्क नहीं बनाने वाले छात्र को ये कहा था कि पढ़ाई में लापरवाही ना बरतें और होमवर्क समय पर करें, लेकिन इस छोटी सी बात को अपमान समझते हुए छात्र के परिजन विद्यालय आ धमके और बिना कुछ सुने समझे शिक्षक पर टूट पड़े। अब सवाल यह है कि क्या आज के जमाने में छात्र को समझाना डांटना भी गुनाह है? क्या छात्रों को गलती करने पर टोकना या समझाना गलत है?
और पंजाबी फिल्म अदाकारा तानिया कंबोज के डॉक्टर पिता अनिलजीत पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया हुआ है। मोगा में हुए इस हमले के बाद डॉक्टर की हालत गंभीर है। डॉक्टर पर फायरिंग करने की तस्वीर पंजाब के मोगा की है। फायरिंग की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर को पैर दिखाने के लिए यह शख्स आता है। डॉक्टर साहब टॉर्च जलाकर उसके पैर को देखने में जुट जाते हैं। इस बीच हमलावर दाखिल होता है, पिस्टल निकालकर सीधा डॉक्टर अनिलजीत कंबोज पर दाग देता है। इसके बाद आप देखिए जो शख्स इलाज कराने आया होता है वो भी हमलावर के साथ भाग निकलता है। भागते समय दोनों दरवाजा खोलकर देखते हैं और फिर डॉक्टर को बेहाल देखकर भाग निकलते हैं। बताया जाता है कि हरबंस नर्सिंग होम के डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को 2022 में धमकी के बाद सुरक्षा दी गई थी। थ्रेट कॉल जो आई थी वो 2022 में आई थी और उसके बाद तो अब ऑलमोस्ट 3 साल का जो टाइम है निकल गया और उसमें उस वक़्त जो केस रजिस्टर हो गया था और इनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी। तो उसके बाद 2.5-3 साल में इन्होंने कभी मेरे ख्याल से जो एसएसपी साहब ने मुझे बताया कि कभी कोई कंप्लेंट नहीं की कि मुझे कोई थ्रेट है अब या कुछ है। तो वो फिर जो पीरियडिकली रिव्यू वगैरह होते हैं सुरक्षा के, उसमें फिर इनकी 3 महीने पहले ही जो है सुरक्षा वापस की गई थी। फिलहाल अनिलजीत वेंटिलेटर पर है। हमलावरों की तलाश हो रही है। और यूपी के लखनऊ में दूध में थूकने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। शर्मनाक हैं ये तस्वीरें। दूध जैसी चीज में भी अब थूक मिलाने का एक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग हैरान हैं। ये तस्वीरें यूपी के तहजीब के शहर लखनऊ की है, जहां पर तहजीब को ताक पर रख दिया गया। दूधिया ने दूध की पवित्रता को भी कलंकित कर दिया। सीसीटीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूधिया गेट पर दूध वाले कैन के साथ खड़ा होता है। इस बीच वो घर की बेल बजाता है। जब तक घर के लोग दूध लेने आते हैं उससे पहले ही इसने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। देखिए, इसने कैन का ढक्कन खोला और फिर उसमें थूक दिया। घर वाले के गेट खोलने से पहले ही ये अपने मकसद को पूरा कर गया। दूधिया के इस कारनामे से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कई सालों से इलाके में दूध देने का काम ये कर रहा था। बताया जाता है कि सिर पर गमछा बांधे ये शख्स अपना असली नाम छुपाकर घरों में दूध पहुंचाने का काम करता था। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की है। जांच में पता चला है कि लोगों को अपना नाम ये पप्पू बताता था, जबकि उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। अखिल भारत हिंदू महासभा की शिकायत पर गोमती नगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर उनके योगदान को याद किया। गुजरात के आणंद में अमूल और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यक्रम में अमित शाह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। वो ही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। परंतु इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, तो उसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने ये जानकारी दी। रेखा गुप्ता ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को प्रदूषण से लड़ने के लिए अपनी तैयारी भी बताएंगे। ये आदेश वैसे भी पूरे दिल्ली एनसीआर में इकट्ठे लागू होता तो अलग बात होती, परंतु दिल्ली में ना पेट्रोल दें और एनसीआर में पेट्रोल बटे, ये हो नहीं सकता। और उसके अलावा भी ये बड़ा चिंता का विषय भी है और चर्चा का विषय भी है। दिल्ली ने 4 महीने के अपने कार्यकाल में पॉल्यूशन पे अनेकों काम किए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से, जैसे CAQM को हमने निवेदन किया है कि अपने इस निर्णय को रिवाइव करें, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत होकर के दिल्ली की जनता की गुहार भी लगाएंगे,
सरकार की तैयारियों का व्याख्यान भी करेंगे और उनके हक की लड़ाई को भी लड़ेंगे। दिल्ली की जनता जो पूरे देश में पैरामीटर है वही दिल्ली में लागू हो, सरकार अपना काम करे और प्रशासन अपना काम करे। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज 1300 नियुक्ति पत्र बांटे। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह से TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बात की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ है। पंकज जी, ये बताइए कि आज आपने जो है व्हीकल्स को यहाँ से रवाना किया है पंजीकरण के लिए, नियुक्ति पत्र दिए, उसके बारे में बताइए। देखिए ऐसा है, पिछली सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जो स्थितियाँ बना रखी थी आपके सामने है। स्टाफों की कमी, नर्सों की कमी, डॉक्टर्स की कमी। आज हमारे यहाँ पे हमने परमानेंट नर्सेज आए हैं, कई वर्षों बाद उनकी नियुक्ति पत्र दिए हैं। आज हमने लगभग 1300 प्लस नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और वो अपनी ड्यूटी पे भी अगले हफ्ते से चालू हो जाएंगे, वर्किंग डे से, मंडे ट्यूसडे से। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जा सके उस पर काम रोज चल रहा है। पंजीकरण के लिए वाहन भी सर रवाना किए गए। पंजीकरण का हमने आयुष्मान के ऊपर आपसे वयोवंदना बुजुर्गों के जो आ नहीं सकते उनके घर जाके उनको ये सुविधा देंगे, जो आ नहीं सकते, जिनको समस्याएं हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी और हर उस आदमी आयुष्मान से जोड़ा जाएगा जिसको उसकी जरूरत है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों के रास्ते पर मीट की दुकानों और नाम बदलकर दुकानें चलाने के विवाद की दस्तक दिल्ली में भी हो गई है। बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने कहा, राम बन करके रहीम का भोजन ना परोसे। हम देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहाँ एक विवाद चल रहा है कि दुकान किसी और की है, नाम किसी और का, जैसे आप बोल भी देते राम और रहीम वाला। दिल्ली में इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या तैयारियां आप लोग की? देखिए, दिल्ली बहुत इस कावड़ को लेकर के बहुत उत्साहित है। दो चीज़ें हैं, एक तो सनातन की सरकार बनी है, 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर सनातन की सरकार बनी है, उस चीज़ को लेकर के भी सब कावड़िए बहुत उत्साहित हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी कावड़िए भाई को कोई तकलीफ़ ना हो। दूसरी बात, मेरा एक निवेदन भी है और सबको बोल भी रहा हूँ कि आप अगर रहीम हैं तो अपने बोर्ड पर रहीम लिखिए, राम बन करके रहीम का भोजन ना परोसिए। आप हमारी आस्था का ध्यान रखिए। अभी तक मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर हमारे लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसा है, दिख रहा है उनको संभव, जो अनलीगल मीट की दुकानें हैं उनको बोल दिया है आप अपनी बंद कीजिए। अनलीगल मीट की दुकान तो दिल्ली में चलेगी नहीं, ऐसा मैं उन आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बोलना चाहता हूँ। जहाँ तक दूसरी मीट की दुकानें, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं और अभी तक सभी का मुझे बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है कि उन्होंने हमारे धर्म का समर्थन किया, हमारे धर्म की आस्था को बड़ा ही सहयोग दिया है, कि सम्मान किया है।